जी हां दोस्तों, आखिर मानसून सत्र के खत्म होने के बाद बीजेपी के हाथ वो कौन सी खुफिया रिपोर्ट लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। आखिर उस रिपोर्ट के बाद में बीजेपी ने रात भर अपनी टीम के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर वो कौन सा मंथन किया जिस बैठक को लेकर के खबरें छुपाई गई, यहां तक कि मीडिया तक को भी खबरें नहीं बताई गई, न ही किसी सूत्र से खबरें आई। और सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह जिन्होंने संसद में 12 और 13 अगस्त को बात रखने और हर जवाब देने की बात कही थी, मगर अंत में उनका भाषण कैंसिल क्यों कराया गया। आखिर रात वाली मीटिंग में ऐसा कौन सा फैसला लिया गया है और इस बीच में नायडू और नीतीश कुमार ने ऐसे कौन से संकेत दिए मानसून सत्र खत्म होने के एक दिन पहले कि सब कुछ इधर का उधर, उधर का इधर, यानी कि सब कुछ कहते हैं ना रायता बिखर जाना, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मानो रायता बिखर गया हो, रायता फैल गया हो। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तो क्या 15 अगस्त यानी कि देश का स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके से देश को एक ऐसी और आज़ादी मिलने जा रही है जिस आज़ादी के लिए देश 12 वर्षों से कम 65% देश के लोग सोच रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या मोदी शाह की सरकार से आने वाले दिनों में लोगों को कुछ ऐसा छुटकारे के संकेत मिल जाएंगे जिसकी बातें वो करते आ रहे थे। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि अभी अभी ये सब स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो अभी अभी इतनी बड़ी स्थिति के बारे में सोचना और सुनना थोड़ा सा असहजता पैदा करता है। दोस्तों, आपको लगा था कि शाह संसद के आखिरी दिन बोले नहीं, मगर दोस्तों सच्चाई यह है कि उनको सदन में आखिरी दिन खुद बोलने नहीं दिया गया और खुद एनडीए ने बोलने नहीं दिया। यानी कि वो मोदी और शाह जो एनडीए को अपने उंगलियों पर नचाते थे, अब नाच उठे हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में दोस्तों छवि तो खराब हुई है शाह की, हालांकि सरकार की हुई, लेकिन सीधे सीधे निशाने पर अमित शाह थे। मामला गृह मंत्री से जुड़ा था, पायलट गन चलाने से लेकर के दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर, जेनजी पर फायरिंग कराने से लेकर के कील लगी लाठियों से, सादी वर्दी के गुंडों से पिटवाने, छात्राओं के प्राइवेट पार्ट तक पर क्या कुछ नहीं कराया गया। दोस्तों, दरअसल जब शाह ने कहा था कि वो बोलेंगे, शाह को लगा था कि वो आएंगे, भाषण दे देंगे, निकल जाएंगे, मगर राहुल ने इनकी बात पकड़ ली थी। समझ गए थे राहुल, एनडीए अंदर खाने जो कुछ हुआ सो हुआ, मगर राहुल ने उनकी बात समझ ली थी और राहुल ने साफ कह दिया था कि आपको भाषण आपका नहीं सुनना, बस आप 2 बातों का जवाब दे दीजिए। लाठीचार्ज, पायलट गन चलाने के लिए किसने आदेश दिया था? हम कुछ नहीं चाहते आपसे बयान, मत बोलिए आप घंटों भर, आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात रख दीजिए, 2 पॉइंट का जवाब दे दीजिए। क्योंकि अगर शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया पायलट गन, तो इस्तीफा दें। अगर शाह ने नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो सक्षम ही नहीं उस पद के लिए, तब भी इस्तीफा दें। मगर दोस्तों, ये तो आपने पूरा देखा, मैं आपको वो अब दिखाने जा रहा हूं जो दूसरी जगहों पर आपको शायद ही जानने को मिले। दरअसल एक रिपोर्ट लीक हुई, क्योंकि उस लीक हुई खुफिया रिपोर्ट जो कि आईबी के हवाले से बताई जाती है कि आज के डेट में अगर विपक्ष ये कह दे, सदन अगर चल रहा हो, कि मोदी सरकार के पास में जरूरी बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो इस बीच में भारतीय जनता पार्टियों के सहयोगियों की स्थिति ऐसी है कि शायद ही मोदी की सरकार बच सके। आपको असहज लग रहा होगा सुन करके, चौंक रहे होंगे आप, मगर चौंकिए ना मत, यही सच्चाई है। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है दोस्तों। भले ही इन्होंने ममता के सांसद को तोड़ लिया, लेकिन उन सब के सांसदें रद्द होने जा रही है, क्योंकि 3 सांसद अलग हो चुके हैं। 17 के सांसद ऑटोमेटिकली रद्द होगी, कैंसिल होगी, क्योंकि 3 अलग होने पर जो 20 की तादाद 19 चाहिए था, वो 19 नहीं बच रही है संख्या बागियों की। दोस्तों, आपने देखा कि परिसीमन मुद्दे पर अब नायडू अपना सुर राहुल के सुर में मिला रहे हैं और कांग्रेस के नेता से चुपचाप बात कर रहे हैं। ऐसी खबरें आई परिसीमन पर नायडू और एनडीए के 3 अलाई मोदी सरकार के साथ नहीं है। दोस्तों, तमिलनाडु में जो बीजेपी की सहयोगी है एआईएडीएमके, वो भी मोदी सरकार के खिलाफ थलपति और कांग्रेस के सरकार के साथ आकर खड़ी हो चुकी है, साथ में डीएमके भी। ऐसे में भाजपा की रणनीति पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। खास तौर पर दोस्तों, जब से आरटीआई के
रिपोर्ट आई कि पायलट गन में सिर्फ 3 नहीं 10 छात्रों को निशाना बनाया गया। जो अभी तक ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि कोई पायलट गन नहीं चला, मगर रिपोर्ट आते ही सब बिल में चूहों की तरह घुसते हुए सत्ता पक्ष के लोग दिखाई दिए। और इसी बीच में अभिजीत दीपके ने जिस तरीके से 15 अगस्त से देशव्यापी तरीके से एक नया आंदोलन शुरू करके मोदी की सरकार और मोदी की डबल इंजन की सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल शुरू किया है, हालांकि इसमें उंगलियों पर गिनी हुई चंद विपक्ष की सरकारें भी हैं, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिस स्थिति की काट राजनीति के कथित चाणक्य, जिनको कल ही राहुल गांधी ने तड़ीपार कहा मंच से, वो इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब दोस्तों, दरअसल कहा जा रहा है कि नायडू के साथ नीतीश भी कोई ना कोई विकल्प जरूर तलाश रहे होंगे, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजों में पीड़ित हैं इस सत्ता पक्ष को लेकर। दोस्तों, ऐसे में राहुल ने फिर से ऐलान कर दिया कि जब तक जेनजी के खिलाफ बर्बरता पर सरकार को झुकाएंगे नहीं, सोने नहीं देंगे। अब दोस्तों, राहुल ने बातों बातों में कह दिया, जैसा कि पिछले शो में कल मैंने आपको दिखाया था कि अब मुझे पता लगा कि क्यों मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि महज अपने मन की बात आकर के कहकर निकल जाते हैं। आखिर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको जवाबदेही के प्रति खुद के लिए जिम्मेदारी महसूस ही नहीं करते। दरअसल वो सिर्फ टेक 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 गिव वाली स्थिति उनके पास नहीं है, और जहां ऐसी स्थिति आती है कारों की तरह झुक जाते हैं, जैसे कि मानसून सत्र। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट, और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। दोस्तों, दरअसल विभाजनकारी नीति और हिंदू मुस्लिम करके अब तक चुनाव जीतते आ रहे, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में देश ने देखा कि कैसे देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की एकजुटता ने मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के गुरूर को तोड़ दिया। लोकसभा में 240 सीटों पर पटक दिया उठाकर, और फिर से वो ट्रैक भी शुरू होने के संकेत मिल रहे। दलित समाज फिर से जागरूक हो रहा। दोस्तों, आपने देखा ना अभी उत्तराखंड की वो घटना, किस तरीके से एक दलित नेता कांग्रेस पार्टी के उस मैदान में कार्यक्रम करते हैं तो लोग शुद्धिकरण कराते हैं। दोस्तों, आपने सुना और देखा होगा 2017 में यूपी में भाजपा सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, सीएम आवास जाने से पहले यही योगी आदित्यनाथ, जो खुद को बाबा बोलते हैं, योगी बोलते हैं, सीएम हाउस पर गंगा जल छिड़कवाया, हवन करके शुद्धिकरण कराया था। क्योंकि उस सीएम हाउस में अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक बतौर मुख्यमंत्री थे। चूंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, एक ऐसा शख्स जो गेरुआ वस्त्र धारण करता है, खुद को बाबा कहता है, ऐसी विभाजनकारी नीति अपनाता है प्रदेश के अंदर, हिंदू मुस्लिम करके, और खुद दलितों पिछड़ों को हिंदू कहता है, और वो शख्स उन्हीं पिछड़े के लिए जिसमें वो रहते थे उनका सीएम आवास का शुद्धिकरण कराता है। वैसा कुछ भाजपाइयों ने हल्द्वानी में किया, क्योंकि वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित समाज से जो आते हैं उनका कार्यक्रम था। इतनी नफरत दलितों से, पिछड़ों से, तुम्हें वोट लेना होगा तो सबको कहोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं जातियों में नहीं बंटना है, बटेंगे तो कटेंगे। अरे अकल के अंधो, तुमसे ज्यादा गंदा और कौन हो सकता है? तुम वाकई गंदे हो। दोस्तों, ये बात खुद देश के संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में रखते हुए अपनी पीड़ा बयां की है। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का
शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. दोस्तों, आपने देखा मानसून सत्र में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह मारे डर के आ नहीं पाए। जब आखिरी दिन आए भी तो वंदे मातरम गाने तक करीब महज मुश्किल से 3 मिनट में सत्र खत्म कर हुआ चले गए। दोनों नेताओं ने पूरे सत्र में एक शब्द नहीं बोला। विपक्ष जेनजी की आवाज उठाते हुए कहता रहा कि पीएम मोदी अमित शाह जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब देने से डरते रहे। दीजिए जवाब। आप देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, गृह मंत्री की कुर्सी पर हैं। जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस या दमन को लेकर लगातार शाह से सवाल हुआ। गोली, पायलट जंग का आदेश, नीट पेपर लीक घोटाला, राम मंदिर, चंदा चोरी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार चुपचाप चोरों की तरह बस सुनती रही, मगर उनके पास जवाब देने के लिए एक शब्द भी नहीं था। जबकि दोस्तों, आजाद भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि संसद का कोई सत्र ऐसा गया हो जिसमें सरकार इतनी डरी, इतनी घबराई हो। विपक्ष नीट घोटाला, राम मंदिर, चंदा चोरी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, बीजेपी मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, विदेश नीति, अधूरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, ऐसे कई सारे मुद्दे उठाना चाहता था। लेकिन इन कायर लोगों ने जो सत्ता में बैठे हैं, चर्चा नहीं होने दिया। कायरों की तरह घर में छिपे रहे। जनता के, लोगों के, आवाम के टैक्स के पैसे पर मौज काटते रहे। खाइए भैया 28,000 रुपये किलो विदेशी मशरूम, पहनिए 10 लाख रुपए की शेरवानी, सूट बूट, 5 लाख रुपए का जूता चश्मा। अब दोस्तों, जेनजी ने ताकत से दिखाया कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनको इस्तीफा देना पड़ा, बार बार सदन में आने के लिए कहा गया गृह मंत्री को, मगर आए नहीं। ऐसा लगता है कि प्रधान के बाद अब हमारे प्रधान सेवक को, प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। इतनी थेथरोलॉजी लाते कहां से ये लोग? गजब के हैं भाई साहब ये सब लोग। तो प्रधान सेवक के बाद दूसरे नंबर पर जो बीजेपी में और सरकार में, इस्तीफा तो तय है, आज नहीं तो कल। अपनी राय लिखें।